हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए जी हम अपना सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। दो सेक्शन थे, मैंने पहले बताया था। पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर 5 क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सभी का आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कुछ और कोई आंसर नहीं आएगा इनका। न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, 2 डिजिट का इंटीजर होगा। ठीक है, 2 डिजिट के नंबर तक इसका आंसर आ सकता है और एक प्लेस डेसिमल तक भी आ सकता है। चलो जी, उससे ज़्यादा आ जाए तो राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, पूरे ठीक आंसर के लिए 4 नंबर मिलते हैं और कुछ और होता है तो गलत, नेगेटिव मार्किंग इस सेक्शन के अंदर नहीं है। चलो जी, अब अपने क्वेश्चन करते हैं हम। 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें ऑप्शंस नहीं है। अब ऑप्शंस नहीं है तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, पर यहाँ अब वो चीज़ नहीं है कि चलो कुछ तो आंसर लिखी है। या तो हमें सोल्व करेंगे, ठीक है तो लिखना, नहीं तो नहीं। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 स्टेट्स का क्वेश्चन है। वेरिएंस दे रखा है पहले 10 नेचुरल नंबर का। वैसे तो आपको ये याद रहना चाहिए, वेरिएंस पहले 10 नेचुरल नंबर का वेरिएंस होता है n² -1/12। ये आपको याद रहना चाहिए। मीन होता है इनका n+1/2। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर भी है ये दोनों चीज़ें, ये आपको याद रहनी चाहिए। वैसे मैं बता भी देता हूँ कैसे निकालना है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 1 2 अप टू n, यहाँ तक। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है इसका, डायरेक्ट वेरिएंस ही निकाल लेते हैं, मीन तो उसमें ही कवर हो जाएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेसन xi² माइनस समेसन xi/n, या हम कह सकते हैं मीन, ये मीन ही होता है उसका स्क्वायर। समेसन xi² मतलब आप देखोगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू n²। ठीक है, वैसे रिजल्ट जो मैंने राइट में लिखे हैं आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ से आएगा 1 + 2 + 3 अप टू n अपॉन n²। ये इक्वल होता है n+1 2n+1/6, और n है ही नीचे, और ये इक्वल होता है n+1/2, n है ही स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा n से n कैंसिल आउट, यहाँ पे n से n कैंसिल आउट, दोनों से कॉमन आ जाएगा n+1/2 कॉमन, ये आ जाएगा 2n+1/3 माइनस n+1/2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा n+1/2, यहाँ पे आएगा 6, 4n+2 -3n-3, चेक करके देखना n-1 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से n² -1/12। ये रिज़ल्ट आपको याद रहने चाहिए, बड़ा काम आ जाता है। ये चीज़ें आपको कम से कम याद कर लेनी चाहिए, काम आता है ये। ठीक है, डायरेक्ट यूज़ कर लेते तो टाइम भी बचता और भी बहुत सारे क्वेश्चन में काम आता है ये। ठीक है, मीन और वेरिएंस याद कर लो, इसका स्क्वायर रूट करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, क्या दे रखा है इसके अंदर, इफ़ द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 10। तो एक यहाँ से इक्वेशन ये बन जाएगी एक तरह से कि n² -1, पेन वही ले लेते हैं, n² -1/12 इज इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स 121, n की वैल्यू आ जाएगी 11, n आ गया हमारे पास 11। ठीक है, तो आगे इसके अंदर क्या दे रखा है, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नंबर्स। अब जो सेकंड केस के अंदर, ठीक है, अब जो सेकंड केस के अंदर जो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो दे रखी हैं
2 4 6 m टर्म्स हैं, तो एक तरह से 2m तक हो जाएगा। ये कितनी टर्म्स है? m टर्म्स है। पहले m इवन नेचुरल नंबर है ये, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस है। यहाँ भी एक हमारे पास रिजल्ट यूज होगा। आप देख पा रहे हो, अगर मैं सबसे 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर रह जाएगा 1 2 3। पीछे जो भी हमने वेरिएंस फाइंड किया उसका हम यूज कर सकते हैं। एक रिजल्ट होता है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। कुछ ऑब्जर्वेशंस है, उनको अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा जो न्यू मीन आता था 11th एनसीईआरटी में, ये सारी चीज़ें, ये जो नया मीन आएगा वो हो जाएगा लैम्डा एक्स बार, ठीक है। और जो न्यू वेरिएंस जो आता था वो हो जाता है लैम्डा स्क्वायर पुराने वाला वेरिएंस, ठीक है। नया वेरिएंस एक तरह से जिस नंबर से हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या हो जाए लैम्डा इंटू में पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये 11th क्लास में रिजल्ट होते थे, ये एग्जाम्पल की हेल्प से थे, पर ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट भी याद होने चाहिए। अगर हर ऑब्जर्वेशन को, जैसे इसी के अंदर आप ध्यान करोगे 1 से लेके m तक, मान लेते हैं हमारे पास m ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। इनका हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और हर ऑब्जर्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो नया वेरिएंस आएगा वो 1 से लेके m तक वाले वेरिएंस का एक तरह से 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक तरह से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वेरिएंस ऑफ 1 2 अप टू m। इसका जो वेरिएंस है वो इक्वल होता है m स्क्वेयर माइनस 1/12। अभी डायरेक्ट जैसे ऊपर n था तो m है, एक ही बात है। और इसी तरीके से वेरिएंस ऑफ 2 4 अप टू m 2m तक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इस पुराने वाले को 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा ऐसे m स्क्वायर माइनस 1/12 दैट इज इक्वल्स टू। ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, कई क्वेश्चनों में काम आती है ये आ जाएगा ऐसे। अब इनका वेरिएंस किसके इक्वल दे रखा है, 16 के इक्वल दे रखा है। तो दैट इम्प्लाइज हमें क्या दे रखा है कि जो m स्क्वेयर माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 16। 48 प्लस 1 49, m की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी m प्लस n की, m प्लस n है ना, ये माइनस है, m प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है। m प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 11 दैट इज 18। तो 18 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टेट्स का अच्छा है, और भी कहीं पे या यूज़ हो सकती है ट्रिक ये आपको ध्यान रखनी है ट्रिक ये। मल्टीप्लाई में एक चीज़ और नोट करके बता देता हूँ, इसको नोट कर लेना अच्छे से। और एक ट्रिक और बता रहा हूँ, इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन आर एडिड बाय लैम्डा, इंक्रीज्ड बाय लैम्डा, ठीक है। लैम्डा उसके अंदर ऐड कर दिया जाए, इंक्रीज्ड वर्ड ज़्यादा लिख लेते हैं चलो, वैसे डिक्रीज्ड में भी चल जाएगा। इंक्रीज्ड बाय लैम्डा, तो नया मीन, नए वाले मीन में क्या चेंज होगा, जो नया मीन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स बार प्लस लैम्डा। एक बात ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ऑब्जर्वेशन में कुछ, हर ऑब्जर्वेशन में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो उनके वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं होता। ये बात आप याद रखना, ठीक है, काम आएगी ये भी कहीं ना कहीं ज़रूर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 उठा लेते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर देखते हैं भाई क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 ये आ गया, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अच्छा ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट दे रखी है, अच्छा उनकी द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन पावर्स। अच्छा, इस प्रोडक्ट की जितने भी इवन पावर्स है उनके कोफिशिएंट्स का जो सम है वो दे रखा है इसके अंदर
61 के इक्वल। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें n की वैल्यू इसके अंदर फाइंड करनी है। तो इवन पावर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लें या वैसे ही लिख लें इसके अंदर हम, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अच्छा, पहले तो ये तो बात पक्की है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दो पोलिनोमियल है, इनकी मल्टीप्लिकेशन एक पोलिनोमियल ही आएगा। चला गया, एक मिनट, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पोलिनोमियल आएगा, उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट जो भी हमारे पास ये है 1 + x स्क्वायर। देखो कोई क्वेश्चन आप कहते हो सर ये कैसे पता चलता है, क्या ट्रिक लगेगी, ये सारा कुछ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। नॉलेज अपनी जगह है, एक्सपीरियंस अपनी जगह है। आईआईटी के सम करते टाइम नॉलेज तो चाहिए, एक्सपीरियंस बहुत चाहिए, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। कोई भी हम क्वेश्चन करते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वो करना चाहिए। सेम क्वेश्चन आ जाए ऐसी गारंटी नहीं है, सीबीएसई के अंदर तो सेम आ जाते हैं बिल्कुल, यहाँ सेम रिपीट बहुत कम होते हैं पर रिलेटेड ही होते हैं। तो लेट कर लेते हैं इसको, कोई पोलिनोमियल लेट करेंगे, वो क्या आ जाएगा, a0 a1x a2x स्क्वेयर, करते जाएंगे, ये बात पक्की है। लास्ट में क्या आएगा, x की पावर 4n आएगी, और ये क्या ले लेते हैं, a4n, ये बात ही पक्की है, ये आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, सारे इवन पावर का निकालना है। तो मुझे जो ट्रिक ध्यान में आ रही है यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट x की जगह 1 पुट कर देता हूँ। x की जगह 1 पुट किया जाएगा तो देखो ये 2n टर्म्स है, याद रखना, ये कितनी टर्म्स हैं, 2n टर्म्स है। ठीक है, 2n टर्म्स है, तो 1 अगर 2n + 1 टर्म्स है, सॉरी 2n + 1 टर्म्स है, ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये है 2n + 1 टर्म्स, दोनों ब्रैकेट के अंदर। तो अगर n x को 1 पुट कर दे तो 1 2n + 1 बार ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n + 1, ये आ जाएगा 2n + 1। चलो भाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट में आप देखो ये भी 2n + 1 टर्म्स है, सारी कट जाएगी यहाँ तक, वैसे कि लास्ट वाली को छोड़ के, या मैं इस पहली वाली को छोड़ के देखोगे तो सारी कट जाएगी, ये इसके साथ कटेगी, ये इसके साथ कटेगी, मतलब कि 1 - 1 +1 - 1, बस एक जो लास्ट वाली टर्म है वो बचेगी इसके अंदर, बस एक, ठीक है, प्लस की 1। तो यहाँ पे क्या आ जाए, आप करके देखोगे तो ये क्या आएगा, 1 बचेगा। और राइट में क्या आ जाएगा, राइट में आ जाएगा a0 + a1 + a2, करते जाएंगे। ट्रिकी क्वेश्चन है ये, रिलेटेड क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ध्यान था इसलिए मैंने ऐसे कर लिया है। ठीक है, मिलता जुलता क्वेश्चन कभी किया हुआ होगा या सेम क्वेश्चन होता है वो ध्यान आ जाता है, ये फर्स्ट ले लिया आपने। एक बार x की जगह -1 पुट कर देते हैं, पुट x = -1, -1 पुट करोगे तो जो काम यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में हुआ था वो काम इस वाले ब्रैकेट में होगा। ठीक है, बस सिर्फ एक 1 बचेगा, बाकी सब कुछ कट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, इस बार यहाँ पे आ जाएगा 2n + 1, इस बार सेम चीज़ यहाँ पे बचेगी 2n + 1। ठीक है, यहाँ क्या होगा, इस वाले ब्रैकेट इस साइड क्या होगा, इस बार एक टर्म इवन वाली टर्म जो है वो प्लस में आएगी, ओड वाली जो है माइनस में आएगी। ठीक है, +a2 - a3, आप देखोगे जितनी भी ओड टर्म्स है वो नेगेटिव आएगी, जितने भी इवन टर्म्स है वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इवन नंबर वाली टर्म दोनों। अब दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, ठीक है, ये बेनिफिट होगा, दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 4n + 2। यहाँ पे अगर आप देखोगे ओड ओड वाली कट जाएगी, जितनी भी इवन वाली उसका ट्वाइस आ जाएगा। ठीक है, ट्वाइस कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स, हम ये लिख सकते हैं जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइंड कर लोगे कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर है, कोफिशिएंट ऑफ
इवन पावर है, पावर्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2n+1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जो कि किसके इक्वल दे रखा है, 61 के इक्वल। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से आपकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, जो हमारा आंसर हो जाएगा n=30। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चनों में नॉलेज कम है, ट्रिक ज़्यादा है। ठीक है, नॉलेज तो क्या है, कोई भी बच्चा कर लेगा, 10th क्लास का बच्चा भी कर देगा इसको, पर ट्रिक अगर टाइम पे ध्यान आएगी तो ही हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 23, लो जी, लिमिट वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था एक भी, लिमिट वाला क्वेश्चन भी आ गया। अब लिमिट भी IIT के अंदर इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन आ ही जाता है क्वेश्चन तो। चलो भाई, एक्सपोनेंट हमेशा परेशान करती है, सारी एक्सपोनेंट 3 की पावर x से रिलेटेड है। तो मुझे यहाँ पे जो ध्यान आ रहा है, पहले तो आपको ये भी ध्यान होगा, एक बार ये जरूर चेक कर लो कि 0/0 फॉर्म है या नहीं है। अगर 0/0 फॉर्म ही ना हो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब चेक करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है 0/0 जरूर मिलेगा यहाँ पे। ये 9, ये तो 0 बन ही रहा, ऊपर ऊपर कितना आ जाएगा, -3, 0 पुट करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 पुट करोगे तो 1/3, और यहाँ पुट करोगे तो -3। ठीक है भाई, ठीक है, 0/0 फॉर्म आ रही है इसके अंदर, मैंने चेक कर लिया है, अभी चेक करना है। क्या पता कई बार क्या होता है 0/0 फॉर्म नहीं बन रही होती है, फिर तो पुट ही कर लो, फिर कोई इसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं। वैसे ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ट्रिक यूज़ करेंगे, हम x की पावर 3 की पावर x/2 को भी कवर कर लेते हैं। चलो, 3 की पावर x/2 को हम t पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट भी हम देखेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे x या 2 पुट कर दे तो t आ जाएगा यहाँ पे 3। तो हमारी जो लिमिट है वो हो जाएगी t टेंड्स टू 3। ठीक है ना, यहाँ पे x को अगर 2 पुट कर दे तो t 3 आएगा, तो t टेंड्स टू 3 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा t², वो एक तरह से 27/3 की पावर x है, तो ये आ जाएगा 27/t²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर x = t²। ठीक है, और यहाँ पे -12 यहाँ पे हो जाएगा, ये तो हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ जाएगा t की पावर -1, या हम कह सकते हैं 1/t -3/t²। ठीक है, इसको बल्कि 1/t लिख लो इसको। ठीक है, अब बस हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। तो ये तो अलजेब्रिक बन गया, लिमिट t टेंड्स टू 3। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाए t की पावर 4 -12t² +27, नीचे आ जाएगा t -3। 0/0 फॉर्म आ रही है अभी कुछ कटा ही नहीं है, तो रहेगी 0/0 फॉर्म। लिमिट t टेंड्स टू 0, सॉरी t टेंड्स टू 3। इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाएगा t² -9 और t² -3। अभी भी फैक्टराइज होगा, क्योंकि जब तक ये 0 वाली टर्म कट ना जाए फैक्टराइज करते रहो। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो ये आएगा t + 3 t -3। इसको कोई ज़रूरत नहीं फैक्टराइज करने की, t² -3 अपॉन t -3, t -3 से t -3 कट गया। अब 3 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 6, वो भी आएगा 6, 6 6 जा 36, 36 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन लिमिट का, ट्रिक ज़रूर ध्यान करनी है। ठीक है, अब ये एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, कभी ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और आपको ध्यान रह गया तो आप कर पाओगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, डिफरेंशिएबिलिटी आ गई भाई। डिफरेंशिएबिलिटी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन तो आया था, डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी का ही थोड़ा सा था, पर वो एक्चुअली में प्रॉपर नहीं कह सकते, मीन वैल्यू थ्योरम का था वो। तो ये आ गया अब इसके अंदर क्वेश्चन। चलो जी, क्या दे रखा है, एस को एक सेट है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एस क्या कह रखा है, डिफरेंशिएबल दे रखा है कहाँ पे, सॉरी एफ एक्स जो है, एस एक ऐसा सेट है, सॉरी एस एक ऐसा सेट है जिन पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, उन पॉइंट्स का सेट है। ठीक है, जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और हमें जो समेशन फाइंड करना है वो x के एलिमेंट के अलोंग ही फाइंड करना है, तो एस सेट तो हमें जो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबल जो है
पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल जो है वो हमें फाइंड करने पड़ेगा यहाँ पे, कि वो पॉइंट हमें फाइंड करने पड़ेंगे जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। मोड वाले के बारे में तुम्हें एक बात बता दूं मैं, मोड फंक्शन जो होता है मोड एक्स माइनस ए, ठीक है, ये जो होता है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ये बात आप ध्यान कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो जो एफ एक्स दे रखा है हमें, इसकी अगर मैं पॉइंट्स लिखूं जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अंदर से अगर किसी क्वेश्चन के 2 या 3 जितने मोड आ रहे हो सबको कंसीडर करना पड़ता है। अगर मैं इस मोड के अकॉर्डिंग देखूं तो जो एस सेट है, मतलब यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ नॉन नॉट डिफरेंशिएबल, पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशियलिटी में सबसे पहले एक्स की वैल्यू एक तो 3 आ जाएगी। 3 पे कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये, जहाँ जहाँ मोड है और इस टाइप का है, तो ये बात याद रखो, ठीक है। तो पर अभी भी ये नहीं है कि यही हो जाएगा, अभी तो एक मोड और भी, अगर और मोड ना होता तो हम छोड़ते भी इसको, पर यहाँ पे एक मोड और भी है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम। ये बाहर वाले इस वाले मोड को, चलो ये तो हो गया, अब इसको हम थोड़ा डिफाइन करते हैं। ये क्या हो जाएगा, अब ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। मोड 3 माइनस एक्स जो होता है सबको पता है कि या तो वो मोड एक्स माइनस 3 है, या तो एक्स माइनस 3 होगी, या फिर क्या होगी 3 माइनस एक्स होगी। ये 2 ही केस होते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा ये मोड, यहाँ पे मैं इसका रीज़न दे देता हूँ, बिकॉज मोड एक्स माइनस 3 जो होता है वो इक्वल होता है प्लस माइनस एक्स माइनस 3। तो मैंने दोनों केस यहाँ पे बना लिया, तो एफ एक्स इसके इक्वल होगा या इसके इक्वल होगा, ठीक है। ज़्यादा फेयर काम की जरूरत नहीं है, रफली हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मेरा आएगा एक आंसर, तो आएगा मोड 5 माइनस एक्स, ठीक है। और इसका जो दूसरा आएगा वो आएगा मोड एक्स माइनस 1। बस अब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है वो 2 और आ गए। पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी जो है हमारी, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, वो एक तो इस पे डिपेंड कर रही है, एक इस पे आ रही है, एक इस पे आ रही है, 3 तरीके से है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 1 आ जाएगी और 5 आ जाएगी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं जो हमारा एस सेट है वो इक्वल आ जाएगा 1 3 5। एस सेट ये हो जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के अंदर दो कॉन्सेप्ट यूज करा लिए, ये हो गया। अब देखो थोड़ा सा समेशन की जानकारी भी होनी चाहिए। समेशन कैसे पूछ रखा है, इन्होंने पूछा है कि समेशन एक्स बिलोंग कर रहा है एस के ऊपर, एक्स वेरी कर रहा है और एस सेट पे वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है एस के सभी एलिमेंट पे, उनका सम कर देना है। तो ये आ जाएगा प्लस एफ ऑफ F3 प्लस एफ ऑफ F5, ये हमें फाइंड करना है। अब सारी वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले F1, ये अंदर वाली वैल्यू F1 F3 और F5 फाइंड करते हैं। Fx हमें क्या दे रखा था, दोबारा एक बार लिख लेता हूँ। Fx है कहाँ गया, मोड 2 माइनस एक्स माइनस 3 ये है। तो इसके लिए हम करते हैं सबसे पहले F1 फाइंड करते हैं। F1 फाइंड करो, पहले अंदर वाली वैल्यू फाइंड करोगे ना, फिर जो आंसर आएगा उस पर फिर F1 का मतलब 1 पुट कर दो यहाँ पे। तो 1 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, 1 पुट करोगे तो -2 2 0 आ जाएगा ये F0, ठीक है। ऐसे ही फिर 3 पुट करोगे, ठीक है, यहाँ पे 3 पुट करोगे 0 आएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर F5 पुट करोगे, 5 पुट करोगे तो ये क्या आएगा 5 2 -2, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब 0 पुट करोगे, अब मेन ये वाला फंक्शन आ गया F0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 2 -3 आ जाएगा, यहाँ से -1 1 आ जाएगा। ऐसे 2 पुट करोगे तो 2 1 आएगा, अगेन ये भी क्या आएगा 1 आएगा। फिर 0 पुट करोगे तो 1 आएगा। फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दो नॉलेज यूज़ हो रही है, ये भी है और मेन इसका क्या था, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था इसके अंदर, ठीक है भाई। क्लियर सभी को। क्वेश्चन नंबर
24 था ये, ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हर क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं तैयार, ये ना हो सिर्फ एक ही टाइम देना, अच्छे से वीडियो को देखना और हर चैप्टर हर क्वेश्चन का अच्छे से नोट्स बनाना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर जिससे आप कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये आ गया भाई, लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो गया है क्वेश्चन। चलो, 3 पॉइंट दे रखे हैं ट्राइंगल के अंदर, ये इसके अंदर क्वेश्चन है। हमारे पास 3 पॉइंट है, एक तो ए पॉइंट है 1,0 और एक बी पॉइंट है 6,2 और एक सी पॉइंट है 3/2,6। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ट्राइंगल के वर्टेक्स है, पी एक पॉइंट है ट्राइंगल के इनसाइड है। चलो भाई ठीक है, इस हिसाब से है कि इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है। वाह भाई वाह, ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल ही। ये कंडीशन सेंट्रोइडी फॉलो करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रोइड ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है अगर वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया जाए तो। मीडियन 2 पार्ट में करती है, एक मीडियन 2 पार्ट में करती है और तीनों मीडियन 6 इक्वल पार्ट में कर देती है, ठीक है। और जो सेंट्रोइड जो होता है वो 3 इक्वल पार्ट में कर देता है। तो बस हो गया क्वेश्चन ये। तो फिर हेयर पी मस्ट बी सेंट्रोइड, अगर सेंट्रोइड है कोई बात ही नहीं है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए भाई, पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 6 3/2/3, 1 + 6 + 3/2/3, कोमा 0 + 2 + 6/3, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से 14 17/6, 8/3, पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। बस अब आगे आगे क्या पूछा है, लेंथ पी क्यू पूछी है, ठीक है। लेंथ पी क्यू पूछी और क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है ये तो क्यू के कोऑर्डिनेट अगर ये स्टेटमेंट पकड़ में नहीं आती, पी सेंट्रोइड है, फिर तो बड़ा अजीब ही क्वेश्चन हो जाता, फिर तो वैल्यू निकालते ही रह जाते इसकी, ठीक है। यहाँ से अगर हम पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, तो 24/6 दैट इज़ 4 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 9/3 3 स्क्वायर, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 5, पी क्यू 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है भाई। सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। कौन सा पेपर था ये, 7 जनवरी 2020 शिफ्ट 1। अच्छे से सबको करके मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ध्यान से, अभी मैं ये जितने भी शिफ्ट के लगातार मान के चलो, अभी लगातार ही डालूंगा डेली 1 1 2 2 पेपर। तो जैसे आप 20 के करीब पेपर कर लोगे, 20 या 10-15 पेपर भी कर लोगे ध्यान से, तो आपको लगने लगेगा जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो काम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। ध्यान से करना, नोट्स बनाना, इनसे रिलेटेड आपको खुद ही ध्यान आएगा कि ये क्वेश्चन और हमें कर लेने चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं। इसके बाद हम इसका जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसकी वीडियो डालूंगा मैं 7 जनवरी की। ओके, थैंक यू।